હવે વાત કરીએ G7 શિખર સંમેલનની। કેનેડામાં G7 શિખર સંમેલનનો અંતિમ દિવસ છે અને પીએમ મોદી G7ના નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે। પ્રધાનમંત્રી મોદી અનેક દ્વિપક્ષીય બેઠકો કરશે। વૈશ્વિક મુદ્દા પર વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવશે। કેનેડામાં G7 શિખર સંમેલનનો અંતિમ દિવસ છે અને G7 સમિટના નેતાઓ સાથેની આ મુલાકાત અત્યંત મહત્વપૂર્ણ પણ માનવામાં આવી રહી છે। અનેક દેશોના જે વડા ત્યાં પહોંચ્યા છે તેમની સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠકોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે કેનેડામાં જ્યાં માર્ક કાર્નીને આવ્યા બાદ પ્રથમવાર તેઓ જઈ ગયા છે અને તેની સાથે કેનેડા અને ભારતના સંબંધોમાં પણ સુધારના સંકેત મળ્યા છે। આ સિવાય વૈશ્વિક મુદ્દા પર પણ વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવા માટેનું આ એક મહત્વપૂર્ણ મંચ છે। G7ના નેતાઓ સાથેની આ મુલાકાત તેને લઈને જ મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે। કેનેડામાં G7 શિખર સંમેલનમાં ભાગ લેવા પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા। G7 ગ્રુપમાં ભારતને વિશેષ આમંત્રણ મળ્યું। કેનેડાના વડાપ્રધાને પીએમ મોદીને આમંત્રણ આપ્યું। ભારત એક ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થા ગણાવીને કેનેડાના પીએમએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કર્યું। તેમણે અનેક દેશના વડાઓ સાથે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાત પણ થશે। અનેક દેશના વડા સાથે ભારતની દ્વિપક્ષીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। नमस्कार, हिंद फर्स्ट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक भट्ट और हिंद फर्स्ट की टीम पहुंच चुकी है कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में, जहां कनानास्की करके एक जगह है जहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन आयोजन का जिम्मा कनाडा देश के पास है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंसी कनाडा देश के पास है। G7 एक ग्रुप 7 देशों का एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन का समावेश है। G7 ग्रुप में भारत सदस्य नहीं है, लेकिन विशेष आमंत्रण पर भारत लगातार G7 समिट में जा रहा है और इसी आमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा आए हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जो हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और उन्होंने खास तौर पे कहा है कि भारत एक उभरती हुई और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में भारत का कनाडा आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बायलैटरल मीटिंग्स यहां पर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल सकते हैं, इटली की प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, उसके साथ साथ में फ्रांस के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात संभव है। ऐसी कई चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं जो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले 2 सालों से कनाडा और भारत के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास आई थी, लेकिन मार्क कार्नी का एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक पहल से एक बार फिर भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में मधुरता आ जाएगी, ऐसा यहाँ के लोग मानते हैं। वैसे भारत और कनाडा के बीच में संबंध काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच में बहुत बड़ा व्यापार ट्रेड होता है और साथ ही साथ कनाडा में भारतीय मूल के कई लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या भारतीय मूल के बच्चों की है। कनाडा की इकोनॉमी में भारतीयों का बहुत बड़ा रोल है और साथ ही साथ अब कनाडा और भारत के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है और इस नए रिश्ते की शुरुआत का सकारात्मक पहला कदम जो है वो प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उठाया है। उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में रहने के लिए आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बात मानी। वो G7 शिखर सम्मेलन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कई सारी अहम बैठकें होने वाली हैं। वैसे G7 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन खास तौर पर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशों के बीच में बातचीत होती है।
इन देशों में जो ग्रुप 7 देश हैं वो और आमंत्रित देश जो हैं उनके भी राष्ट्राध्यक्ष जो यहाँ पर पहुँचते हैं उनके साथ में मीटिंग्स होती हैं। G7 के शिखर सम्मेलन से कई देशों की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ आता है। भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर आज भारत से पूरे विश्व को कई उम्मीदें हैं और यही कारण है कि G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। हिंद फर्स्ट की टीम लगातार G7 समिट को कवर कर रही है और आप तक यहाँ की हर पल की खबर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट, हिंद फर्स्ट नेटवर्क। ભારત અને કેનેડા વચ્ચે મજબૂત સંબંધો છે। કેનેડામાં અનેક ભારતીય મૂળના લોકો પણ વસે છે। કેનેડાની યુનિવર્સિટીમાં અનેક ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ છે। आइए अब बात करते हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बारे में। दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं और बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। ये बात और है कि 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो के गलत इल्जाम के कारण से भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में थोड़ी खटास जरूर आई थी, लेकिन नवनिर्वाचित कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जो कदम उठाए हैं, जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 में शामिल होने के लिए उन्होंने आमंत्रण दिया, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भारत एक शक्तिशाली और उभरती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और उनका G7 समिट में होना बेहद ज़रूरी है। इन बातों से एक बात तय है कि भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अब भारत और कनाडा की अगर हम रिश्तों के लिए बात करें, दोनों बायलैटरल रिलेशनशिप यानी कि द्विपक्षीय वार्ताओं की बात करें तो सालों से भारत और कनाडा के साथ में जो है वो एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की, तो बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स जो 2024 के जो डाटा हैं उसके हिसाब से लगभग 8.6 बिलियन USD का बायलैटरल ट्रेड भारत और कनाडा के बीच में है। वहीं दूसरी तरफ बायलैटरल ट्रेड इन सर्विसेज इन 2024 की बात करें तो दोनों देशों के बीच में 14.3 बिलियन USD का जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। दो देशों के बीच मजबूत ट्रेड है, मजबूत व्यापारिक रिश्ते जो हैं वो कनाडा और भारत के बीच में हैं और पहले से रहे हैं और ज़्यादा मजबूती भी मिल रही है। भारत और कनाडा की द्विपक्षीय वार्ताएं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ में दोनों आधिकारिक रूप से भी दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर बातचीत पहले भी हुई है और आगे भी होती रहेगी। कनाडा ने जो है वो भारत को NSG मेंबरशिप के लिए सपोर्ट किया था। इसके साथ में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो भारत और कनाडा के बीच में हुआ है और न्यूक्लियर पावर के बीच में कई समझौते भारत और कनाडा के बीच में हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2015 में यानी कि लगभग 10 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा आए थे और उस समय बहुत ही अच्छे रिश्तों की शुरुआत हुई थी। व्यापार हो या न्यूक्लियर पावर का एग्रीमेंट हो या फिर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। अब भारत और कनाडा का एक रिश्ता जो है वो मजबूती देता है एजुकेशन के द्वारा। अब आपको बात करें कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में 2022 का डेटा है 41% स्टूडेंट
कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ में भारतीय थे। लेकिन बाद में कनाडा ने अपने जो वीज़ा के नियमों में चेंजेस आए, उसके बाद में 2025 में ये आंकड़ा जो है वो 31% का है। और ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी जो नई शिक्षा नीति लागू की है, उस शिक्षा नीति के अनुसार भारत ने कनाडा को आमंत्रित किया है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भारत में स्थापित करें, और उससे भारतीय स्टूडेंट्स को लाभ होगा और साथ ही साथ कनाडा का जो फाइनेंसेस हैं उसको भी लाभ होगा। और इस तरीके से भारत में जो है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध होंगी, तो स्टूडेंट्स को कनाडा तक आना नहीं पड़ेगा। और जो वीज़ा इमिग्रेशन का जो एक सबसे बड़ा समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या जो है उसका ये हल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और स्पेस कॉरपोरेशन की, तो आपको जान के ये बड़ा ही आनंद होगा कि इसरो और कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे CSA कहते हैं, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, दोनों के बीच में MOU पहले से हुए हैं और दोनों साथ में मिलकर स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही साझेदारी के साथ में काम कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अंतरिक्ष जो ने लॉन्च किए थे नैनो सैटेलाइट फ्रॉम कनाडा, वहीं हम बात करें इसरो के 100 सैटेलाइट PSLV जो लॉन्च हुआ था जनवरी 2018 में, उसके साथ में जो है वो कनाडा का फर्स्ट लियो सैटेलाइट जो है वो इंडियन स्पेस पोर्ट श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था, आंध्र प्रदेश से। तो आप जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशन है, उस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में स्पेस को लेकर बहुत अच्छे समझौते हुए हैं और ये आगे भी बढ़ेगा। તો G7 સમિટમાં કેનેડાના વડાપ્રધાને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને આમંત્રણ આપ્યું અને તેની સાથે જ ફરી એકવાર કેનેડા અને ભારત વચ્ચેની જે સ્થિતિમાં થોડો ઘણો તણાવ હતો તે દૂર થતો દેખાઈ રહ્યો છે। જ્યારે જસ્ટિન ટ્રુડો હતા તે સમયે ભારત પર તેમણે લગાવેલા આરોપ બાદ બંને દેશો વચ્ચે થોડી તણાવભરી સ્થિતિ ઉદ્ભવી હતી, પરંતુ હવે માર્ક કાર્નીએ આપેલા નિમંત્રણ બાદ ફરી એ સ્થિતિ સુધારા પર દેખાઈ રહી છે। કેનેડાની જો અલગ અલગ સેક્ટરની વાત કરવામાં આવે તો ભારત સાથે કેનેડાના સંબંધ પહેલા પણ સારા હતા અને માત્ર 2 વર્ષનો એવો ગાળો હતો કે જે દરમિયાન તણાવભરી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી।